अच्छा, तो कल हमने हाँ हाइपर जी सर। थायराइडिज्म और ये सारी चीज़ें हमने की थी, ठीक है। अभी हम हाइपोथायराइडिज्म पढ़ेंगे, सही है। तो हाइपोथायराइडिज्म में एग्जैक्टली हम्म। हाइपर थायराइडिज्म का जो है ना अपोजिट, ठीक है, उल्टा। उसमें सारी चीज़ें इंक्रीज, इसमें सारी चीज़ें डिक्रीज। उसमें हाइपोप्रोलिक सॉरी हाइपर में हाइपोप्रोलेक्टिनोमा था ना, इसमें हाइपर प्रोलेक्टिनोमा होगा, ठीक है। सॉरी, कोलेस्ट्रीलीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया, उसमें हाइपो कोलेस्ट्रीलीमिया था हाइपर में, और हाइपो में हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया होगा, ठीक है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो T3 है वो एलडीएल के रिसेप्टर लगवाते हैं आपके लीवर में, तो इसलिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और जो एलडीएल है वो लीवर के पास जाएगा, तो इसलिए हाइपो होगा हाइपर थायराइडिज्म में। और हाइपोथायराइडिज्म में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा। वो इसलिए क्योंकि T3 है, T4 नहीं है, एलडीएल के रिसेप्टर नहीं लगते, तो इसलिए अब ब्लड में आपके पास एलडीएल होंगे। एग्जैक्टली बाकी सारी चीज़ें जिस तरह वहाँ पे टिकिकार्डिया, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, वहाँ पे हमारे पास जो वेट लॉस, यहाँ पे वेट गेन, ठीक है। तो इसलिए एग्जैक्टली सारी चीज़ें उल्टे हैं हमारे पास। वहाँ पे ये हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास मसल वीकनेस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कोल्ड इंटॉलरेंस है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में हीट इंटॉलरेंस था, ड्यू टू एटीपी का जो है ना उसका यूज हो जाना, इसी वजह से हमारे पास हीट टॉलरेंस था। यहाँ पे होता ही नहीं है, तो इसलिए कोल्ड टॉलरेंस एग्जैक्टली उल्टा है। तो इसमें हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है हमारे पास क्रेटेनिज्म, ठीक है। बच्चों में होता है, न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स में। इसमें सारे वही साइन एंड सिम्टम्स आएंगे हाइपोथायराइडिज्म के, ठीक है। और जो इसमें सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये है कि आपके पास क्या होगा। हाँ, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि T3 T4 जो है ना वो आपके पास क्या है, जरूरी है आपके इसका जो ब्रेन है, जो अ, उसकी डेवलपमेंट करवाता है। तो अगर ये नहीं है तो जाहिर सी बात है मेंटल रिटार्डेशन होगी, सही है। शार्ट स्टेचर्स होंगे, ठीक है, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज होगी। आप फेशियल फीचर्स को देखेंगे वो भी आपको मिलेंगे, सही है। इसीलिए जो टंग है ये आपको एनलार्ज मिलेगा। ये इसलिए एनलार्ज मिलेगा क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि जो एडाइपोस टिश्यू है वो जो हमारे पास जो सब म्यूकोजिली वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। हमारे पास इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती है। तो जब डिग्रेडेशन नहीं होती है तो वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, इसलिए जो टंग है वो आपके पास एनलार्ज मिल जाएगा, ठीक है। अम्बिलिकल हर्निया इसमें हमारे पास है। तो इसी तरीके से आपको एक बच्चा दिया होगा और ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको दिए होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्रिटिनिज्म में आते हैं। ठीक हो गया है। काजेज क्या है? काजेज ये है कि आप अर्ली प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो जाहिर सी बात है वही मेंटल रिटार्डेशन और ये सारी चीजें आ जाएंगी, सही है। इसके अलावा जो है ना अगर थायराइड की बन नहीं बन पाए, थायराइड एजेनेसिस हो, ठीक है ना, तो उस ये भी एक काज है, सही है। और इसमें हमारे पास डिसहार्मोनोजेनेटिक ग्वाइटर है। डिसहार्मोजेनेटिक ग्वाइटर जो है ना ये बेसिकली कंजेनिटल डिफेक्ट है हमारे पास। थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो है ना वो हमारे पास नहीं होती इसमें, सही है। तो ये इसमें और ज्यादातर जो इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं ना वो है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, सही है। तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व थायराइड पर ऑक्सीडेज, सही है, और आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना मिक्स एडीमा। जिस तरह वहां पे हमने मिक्स एडीमा पढ़ा था ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी मिक्स एडीमा होगा, लेकिन एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है, ठीक है ना। वही जो हमने पढ़ा था मिक्स एडीमा के बारे में कि हमारे पास जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन है ये हमारे पास इकामुलेट हो जाते हैं, स्पेशली कहाँ पे, इन द स्किन। वहां पे हमारे पास जो हाइपरथायराइडिज्म ग्रेव्स डिजीज में हमने पढ़ा था ना कि बिहाइंड जो आपके आंखों के पीछे और एक्सोप्थेलेमस और की मैक्सिडिमा हो रहा था ना, तो बेसिकली वहां पे आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही थी, और उस वो जाके आपके जो रिसेप्टर थे उनको स्टिमुलेट कर देता, उसको एक्टिवेट कर देता, और इसी की वजह से वो हमारे पास मैक्सिडिमा और वो एक्सोप्थेलेमस हो रहा था। यहाँ पे स्पेशली इन द स्किन
और एग्जामिनर जो होते हैं ना वो यही क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जामिनर लव टू आस्क दिस क्वेश्चन। कौन से? कि इसमें हमारे पास स्पेशली लेरिंग्स और टंग, ये बहुत ज्यादा अहम है, ये दो पॉइंट्स, लेरिंग्स एंड टंग। लेरिंग्स में जब ये वो डिपॉजिट हो जाएंगे आपके पास, ये जो ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकेन है, तो इसी वजह से जो वॉइस में वो जो डीपनेस होती है वो इसी की वजह से आती है। सही है। इसके अलावा जो है ना आपके पास टंग में, तो टंग में भी आपके पास एग्जाम क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। तो वही वेट गेन, जाहिर सी बात है, क्लिनिकल फीचर हाइपोथायराइडिज्म के सारे, मसल वीकनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस, ब्रेडिकार्डिया, वहाँ पे टिकिकार्डिया, ओलिगोमिनोरिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये वहाँ पे भी अहम पॉइंट था और यहाँ पे भी अहम पॉइंट है ये। सही है। तो ये कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन होती है वहाँ पे हमारे पास डायरिया, ये एग्जैक्टली उल्टा है उसका, ठीक है। तो ये हाइपर और हाइपो में यही फर्क है। ठीक हो गया। काजेस क्या है कि भाई साहब हमारे पास आयोडीन डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन काज ये दो है, ठीक है ना। जिस तरह हाइपरथायराइडिज्म के मोस्ट कॉमन काज हमने ग्रेव्स डिजीज पढ़ा था, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन काज है वो हाशिमोटो थायराइडाइटिस और आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा अहम हाई यील्ड पॉइंट है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास कुछ ड्रग्स है, जैसे कि लिथियम, लिथियम भी हमारे पास ये करवा देते हैं, या आप सर्जिकल जो है ना उसको रिमूव कर देते हो थायराइड को, ठीक है ना, या रेडियो एबिलेशन करवा दे तो उसमें भी आपके पास ये होता है, ठीक है। बाकी ये इसके बारे में हम सर्जरी में बात करेंगे ना, तो जो चाइल्ड बेयरिंग वमेन होते हैं तो उसमें हम फिर ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड वाला जो थायराइड जो है ना उसको हम रिमूव नहीं करते, क्योंकि ज़रूरी है बच्चों के लिए, मेंटल मिच्योरेशन के लिए ज़रूरी है, तो उसमें फिर हम सर्जरी की तरफ नहीं जाते। लेकिन जब आप जो फिर इसके बाद अगर वमेन जो है ना वो ओल्ड है, तो उसमें फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, सर्जरी में हम ये करेंगे, ठीक है। अब ये जो थायराइडाइटिस है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस अहम है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ना। और ये एसोसिएटेड है किस चीज के साथ? ये HLA-DR5 हाई यील्ड है, ठीक है। ये हम जनरल पैथोलॉजी में इसके बारे में हम बात करेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे, सही है। इसके अलावा जो है हमारे पास क्लिनिकल फीचर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है ना। और हाँ, आयोडीन डिफिशियंसी जो हमने ऊपर पढ़ा कि आयोडीन डिफिशियंसी भी है। इस हाशिमोटो थायराइडाइटिस में आप लोगों ने जो बातें याद रखनी है कि इसमें 3 एंटीबॉडीज आप लोगों ने जहन में रखने हैं, बुक में नहीं है तो आप लोग साथ में लिख सकते हैं। वो ये है कि इनहिबिटरी एंटी TSH, ये एक एंटीबॉडी, दूसरी जो है ना एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, तीसरा जो है ना वो है एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज। सही है। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने हाशिमोटो थायराइडाइटिस में 3 एंटीबॉडीज के बारे में जरूर याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके जो अगर आपके पास अब ये हाइपोथायराइडिज्म है तो वही सारे साइन एंड सिम्टम्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन इनिशियली आपके पास जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस होगा ना वो है हाइपरथायराइडिज्म। सही है। इनिशियली वजह यही है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोग ये ग्राफ में बता रहा हूँ, सॉरी, ये आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मली आपके पास ये है ना, तो ये नॉर्मली इस तरीके से आपके पास नॉर्मल है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इनिशियली ये हाइपर थायराइडिज्म होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद धीरे धीरे नीचे आके दोबारा यहाँ पे नॉर्मल पे आ जाएगा, इसको हम यू थायराइड कहेंगे, सही है। और फिर इसी तरीके से वक्त के साथ साथ नीचे आके इसको हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। तो इनिशियली हाइपरथायराइडिज्म होगा, वो इसी वजह से इनिशियली हाइपरथायराइडिज्म होगा क्योंकि हमारे पास जो फॉलिकल्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं, और फॉलिकल्स में ये हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना वो स्टोर होते हैं। तो जब वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जब वो टूट जाते हैं, तो वहां से सारे थायराइड हार्मोन जो है ना वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो इसीलिए इनिशियली जब वो फॉलिकल्स टूट जाते हैं तो आपके पास ज्यादा थायराइड हार्मोन्स आ जाएंगे, इसलिए इनिशियली आपके पास हाइपर थायराइडिज्म होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब टाइम गुजरता जाएगा फिर वो नीचे आएगा, यू थायराइड हो जाएगा, और वक्त के साथ साथ फिर ये हाइपोथायराइडिज्म हमारे पास होगी, सही है।
ये बात बहुत अहम है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, हाइपोथायराइडिज्म है तो आपके पास जो T3 है, T4 है, ये सारी चीज़ें आपके पास डिक्रीज हो जाएंगे। अब जब ये डिक्रीज हो गया तो नेगेटिव फीडबैक वाला मैकेनिज्म नहीं होगा, तो ऊपर जब ये TSH के पास जाएगा तो वो उसके लिए तो वो बंदा नहीं है, क्योंकि ये तो डिक्रीज हो गए, तो इसलिए TSH जो है ना वो इंक्रीज होगा। तो जब हम लैब फाइंडिंग पे हम देखेंगे ना, तो आपको पास T3 T4 और ये सारी चीज़ें आपके पास डिक्रीज होंगे, लेकिन आपके पास जो TSH होगा वो आपको इंक्रीज मिलेगा। इट मेक सेंस, ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें की है, सही है। तो ये एंटीबॉडीज के बारे में हमने बात की है, सही है। एंटोथायरोग्लोबुलिन या एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज, ये भी जो तीन एंटीबॉडीज मैंने बताए ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ जब वो इन्वेस्टिगेशन जब आप कर लेते हो ना, तो वो पूछते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, क्या है हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए। तो जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है ना इन्वेस्टिगेशन में जब आप देखते हैं, ठीक है ना, तो वो है हमारे पास ये एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज, TPO जिसको बोलते हैं, थायराइड एंटी थायराइड, सॉरी, हाँ, एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी, ये TPO, ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, सही है। समझ आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, अब जब क्रानिक इन्फ्लेमेशन जब होती है ना, क्योंकि ये टायराइडाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, जब भी लफ्ज के आखिर में ITS आ जाए ना, ITIS, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन है। तो जब खरानी के लिए जब अब इन्फ्लेमेशन होगी ना, तो हमारे पास क्या मिलेंगे कि जर्मिनल सेंटर्स और हायरल सेल्स आपके पास फॉलिकल्स में मिलेंगे, सही है। उसमें मेटाप्लीजिया होता है। कैसे होता है वो आगे इधर एक पिक्चर से वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये अगर आप लोग देखें, ये सारा के सारा क्रानिक इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करवा रहे कि ये फॉलिकल्स है। उसको हमने हिस्टोलॉजी के लिए हमने स्लाइड में हमने इसको रखा है। तो ये जो आपको नजर आ रही क्रानिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना, हाशिमोटो थायराइडाइटिस में आपको ये मिलेंगे। इसके साथ साथ ये जो पिंक सेल है ये वाले, ये देखिए ना, ये जो पिंक पिंक नजर आ रहा है और ये जो सेल्स है, सही है, ये कलर्ड साइटोप्लाज्म जो है ना, इसको हम हर्तल सेल्स बोलते हैं, जो कि बुक में लिखा हुआ है हर्तल सेल्स, सही है, हर्तल सेल्स ये। और ये हमारे पास जर्मिनल सेंटर है, ये जर्मिनल सेंटर, ठीक है। तो जब आप लोग ये देखेंगे, कहाँ पे था, हमने कहाँ पे अभी पढ़ा, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा इधर, हाँ ये, ठीक है ना। तो आपके पास ये आपके पास मिलेंगे, वैसे ये बुक में दिया है, स्लाइड में मैंने नहीं रखा लेकिन ये बुक में है, ठीक है। तो आपके पास ये, और इसी तरीके से आपके पास रिस्क ज्यादा हो जाता है बी सेल लिम्फोमा का, ठीक है ना। तो जो बी सेल मार्जिनल जोन होते हैं, जब हम व्हाइट सेल्स में हम पढ़ेंगे ये वाले जो लिम्फोमा है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो बी सेल मार्जिनल जोन लिम्फोमा है, इसका रिस्क हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने हाशिमोटो थायराइडाइटिस में ये बातें याद रखनी है। HLA-DR5 ये याद रखना है, तीन एंटीबॉडीज याद रखनी है, हर तल सेल्स याद रखने हैं, ठीक है ना। और ये जो जर्मिनल सेंटर है, ये बहुत हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, ये कम से कम आप लोगों से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए, हम TPO एंटीबॉडीज कर देते हैं, थायराइड पर ऑक्सीडेज जो एंटीबॉडी है इसका जो है ना, ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, आपको ये एंटीबॉडीज आपको मिल जाएंगे, सही है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इसके बारे में तो हमने बात की, वो है सब अक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस या डिक्वीरियंट थायराइडाइटिस भी बोलते हैं इसको, सही है। तो ये सारे नाम है इसके। अब ये हमारे पास ये भी ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, सही है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्टली अगर कब के एक बंदा है उसको 1 2 या 3 दिन हो गए और उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सही है, तो उसके तकरीबन 3 वीक बाद आप कह सकते हैं कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसको फिर ये रिस्क ज्यादा हो जाता है और उसको सब एक्यूट ये जो ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस है ये हो सकती है हमारे पास, सही है। तो वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में कुछ आप लोगों को इसी तरीके से दिया होगा, ठीक है ना।
कि 2-3 हफ्तों से वायरल इन्फेक्शन चल रहा था और इसकी वजह वजह से अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस तरह वो बताएगा हिस्ट्री में, ठीक है ना, हिस्ट्री में दिया होगा कि भाई साहब 3 वीक से या 2 वीक से जो है ना, या 4 वीक से वो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन हो रहा था और इसकी वजह से फिर जो है ना अब ये सब अक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस हमारे पास हो गया है। तो वायरल इन्फेक्शन बहुत अहम है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये जो सब अक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस है ना, कि इसमें जो थायराइड होगा वो टेंडर होगा, ये की वर्ड है इसके लिए। किस चीज के लिए? डिक्वीरियन जो ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस है इसके लिए ये की वर्ड है, बर्ज वर्ड जिसको बोलते हैं, सही है, बहुत अहम है, ये याद रखना है, सही है। इसके अलावा जो है ना ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, सही है, डज नॉट प्रोग्रेस टू हाइपोथायराइडिज्म। और इसके साथ साथ आपके पास जो है ना फीचर्स में, हिस्ट्री में आप लोगों को यही दिया होगा, कफिंग है, फीवर है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो फीवर जाहिर सी बातें होगी, लो ग्रेड फीवर बताएगा कि लो ग्रेड फीवर है, और पेन पेन इन द थायराइड, ये सबसे आम है। मैंने बताया ना कि ये टेंडर, ये कीवर्ड है, उसने अगर ये लिख दिया है कि भाई पेन इन द थायराइड या टेंडर थायराइड, तो इसका मतलब ये कि ये सब अक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस है, ठीक है ना। और नेक, थ्रोट एंड मैंडिबल, ये जो जॉइंट्स होता है, यहाँ पे आपको पेन होगी, सही है, जब आप इस तरह टच करोगे तो आपको पेन होगी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है ना जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं ना, तो आपको ईएसआर आपको बड़ा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इंक्रीज हो जाता है। थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसको बोलते हैं, ईएसआर जो है ना, इन्फ्लेमेशन, हर एक इन्फ्लेमेशन में आपके पास ईएसआर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे भी आपके पास इंक्रीज होगा, लेकिन साथ में ये पेनफुल थायराइड या टेंडर थायराइड की का जिक्र किया होगा। नॉन कीजिएटिंग ग्रेनुलोमास होता है वैसे, सही है, नॉन कीजिएटिंग, एक कीजिएटिंग ग्रेनुलोमा और एक नॉन कीजिएटिंग ग्रेनुलोमा, जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है, वहां पे हम करेंगे, सही है। हाँ, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट वो रेडियल फाइब्रोजिंग थायराइडाइटिस है, रेडियल फाइब्रोजिंग थायराइडाइटिस, सही है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाती है, सही है। तो अगर आप लोगों को ऐसा प्रेजेंट करवाए पेशेंट को कि ये जो थायराइड ग्लैंड है वो सख्त लकड़ी की तरह हमें सख्त मिल रहा है, लग रहा है, तो ये इसका की वर्ड है, सही है, बज वर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये हार्ड इज वूड बट नॉन टेंडर, सही है। टेंडर ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ा, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस, ये आपके पास हार्ड होगा, सख्त होगा, नॉन टेंडर होगा, ठीक है ना। ये आपके पास लोकली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें ये आपके पास स्प्रेड हो सकते हैं, सही है, जो लोकल स्ट्रक्चर है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ईयरवे एक्सेट्रा, ये है लेरेंजियल नर्व जो है ना, वो इसमें आपके पास इन्वॉल्व हो सकती है। तो आपको पेशेंट इस तरह भी प्रेजेंट करवा सकता है कि पेशेंट आया आपके पास, उसका जो है ना हमने ये किया है, थायराइड ग्लैंड उसका जो है ना हार्ड एज अ वुड लग रहा है, और उसको जो है ना लेरेंजियल हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो लेरेंजियल नर्व वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है, तो जो वॉइस में हॉर्सनेस आएगी, ये भी आप लोगों की इस तरीके से बताया होगा, सही है। और इसी तरीके से वो आप लोगों को ये बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रेडियल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस है, और आगे अभी नेक्स्ट हम मेलिग्नेंसी अभी हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मेलिग्नेंसी है जो थायराइड न्यूप्लीजिया है, उसमें से एक हम वहां पे पढ़ेंगे एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, सही है। तो आपको तकरीबन साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को प्रेजेंटेशन जो है ना रेडियल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, इनको सेम मिल सकते हैं, सही है, सेम है तकरीबन, फ्रॉम ए टू जी आपको सेम साइन एंड सिम्टम प्रेजेंटेशन मिलेंगे, लेकिन आप लोगों ने डायग्नोसिस किस तरह, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस तरह बनवाना है, वो इस तरीके से आप लोगों ने बनाना है कि ये जो रेडियल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस है ये यंग पेशेंट में है, जबकि एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ओल्ड पेशेंट में है। अगर उसने 40 ईयर्स एक मुहतरम या मुहतरमा आप लोगों को बताया है कि ये मसला है, तो फिर ये रेडियल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस है। और अगर 60 के ऊपर बताया है, सही है, 60, 70, 80, 90 ऐसे बताया, तो इसका मतलब ये है कि ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस यही है, यंगर पेशेंट रेडियल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस, ओल्ड पेशेंट एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है क्या, अभी हम नेक्स्ट आगे जो
मिले वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को मैं वहाँ पे बताऊंगा, सही है। तो जो थायराइड न्यूप्लीजिया के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, सही है। तो ये बेसिकली सोलेटरी न्यूड्यूल्स होते हैं, सही है। मोर लाइकली टू बी बिनाइन देन मेलेग्नेंट, सही है। ये अहम पॉइंट है, मोर लाइकली टू बी बिनाइन देन मेलेग्नेंट। इसके लिए हम टेस्ट जो करते हैं 131 आयोडीन रेडियो एक्टिव अपटेक स्टडी। जब हम सर्जरी करेंगे ना, तो उसमें जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जब हम करते हैं तो फिर ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होते हैं ना, इसको रीअपटेक कर देते हैं, सही है। कुछ होते हैं उसको रीअपटेक करते हैं, कुछ जो मेलिग्नेंसी होते हैं वो रीअपटेक नहीं करते हैं। अगर अपटेक इंक्रीज किया है, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास ग्रेव्स डिजीज आते हैं और नोड्यूलर ग्वाइटर आते हैं, ठीक है। अब ग्रेव्स डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था कि जी से याद रखना है, जो हमने निमोनिक इसके लिए किया था, जो जुगाड़ हमने बताया था कि जी से याद रखना है। एक जी से ग्रेव्स डिजीज, एक जी से आईजीजी, दूसरे जी से हमने ग्रोथ करा था नहीं, मतलब हाइपरथायराइडिज्म में इस तरह होता है। और इसके साथ साथ आपके जी से याद रखना है हार्ट नोड्यूल, सही है। तो जी से मतलब गर्म, ठीक है ना, तो इस जी से याद रखना है। निमोनिक के जुगाड़ है जो मैंने अपनी लिए मैंने इस तरीके से याद किया था, ठीक है। और अगर इसने ये वाले जो रेडियो एक्टिव अपटेक स्टडीज जब हम करते हैं, अगर ये इसने इंक्रीज किया है तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेव्स डिजीज है या नोड्यूलर क्वार्टर। और अगर डिक्रीज किया है तो हम इसको एडिनोमा जो है ना वो हमारे पास या मेलिग्नेंसी है। अब ये क्या उसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये आप सिग्नल आपको मिल गया है। तो जब सिग्नल आपको मिल जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट जो हम करते हैं ना वो है फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरीके से बायोप्सी नहीं कर सकते। फाइन नीडल होता है वो हम अंदर डाल के वहां से टिश्यू लेके जाते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट जो है ना वो शॉक में चला जा सकता है, जिसको हेमरेजिक शॉक कहते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो फिर मर भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम बड़े एहतियात के साथ ये फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी करते हैं, सही है। तो इसलिए इसको ज्यादातर बुक्स लिखते हैं कि ये दिस इज अ ब्लडी अर्गन, ठीक है ना, क्योंकि ब्लीडिंग होती है वहां पे। इसमें याद रखना है, एक है फॉलिकुलर एडिनोमा और एक है फॉलिकुलर कार्सिनोमा। दोनों में फर्क सिर्फ एक ही है, देखें। अगर बिनाइन प्रोलिफरेशन जैसे ही है, इसमें जब आप फॉलिकल्स को देखेंगे ना तो ये सराउंड होगा और कैप्सूल होगा, जबकि फॉलिकुलर कार्सिनोमा जब आप देखेंगे ना तो उसमें इन्विजन्स होती हैं, सही है। वो कैसे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो जब हम फॉलिकुलर कार्सिनोमा करेंगे, नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आप देखेंगे ना, तो जब ये देखें ना ये कैप्सूल है, ये हिस्टोलॉजिकली जब आप देखते हैं तो ये कैप्सूल है आपके पास, सही है। और ये जो सिल्स आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, ये वाले जो बंच ऑफ सेल्स है ये, ठीक है ना, ये इसको ये बेसिकली हमारे पास एडिनोमा है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं एडिनोमा, फॉलिकुलर एडिनोमा, ठीक है। अब पपेलिरी कार्सिनोमा है हमारे पास। पपेलिरी कार्सिनोमा में हमारे पास ये मोस्ट कॉमन थायराइड कार्सिनोमा, अगर आप लोगों से पूछे ना मोस्ट कॉमन फर्स्ट पे कौन सा आता है, पपेलिरी कार्सिनोमा। 80% आपके पास ये वाला कार्सिनोमा हमारे पास होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ज्यादातर जो ये हो सकते हैं हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास है, ठीक है ना। ये इसका मेजर रिस्क फैक्टर है इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे तो आप लोगों को ये, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास इसमें ऑरिफन एनआई आई एंड जो बुक में लिखा हुआ है न्यूक्लियर ग्रोथ, सही है। ऑरिफन एनआई आई न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर ग्रोथ, ये है हमारे पास। जब आप हिस्टोलॉजी आप देखेंगे इसका, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको सिल्स नजर आएंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल इसमें मैं कहाँ से, फॉर एग्जांपल ये है, ये अगर आप लोग देखें ना तो इसमें ये जो लाइन नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। जैसा कि इसमें वाजे, इसमें अगर आप देखें इसमें भी वाजे है ये वाला जो लाइन है, ठीक है ना, ये, ठीक है। इसके अलावा बाकी में कुछ इस तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसी तरीके से ये सिल देखे और अंदर जो है ना ये जो लाइन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑरिफन एनआई आई और या न्यूक्लियर ग्रुप्स इसको हम बोलते हैं, सही है। तो ये
पपेलिरी कार्सिनोमा का साइन है। सही है, तो अगर आप लोगों को इस तरीके से पिक्चर दे दे, ठीक है ना, और इसी तरीके से ये आप लोगों को लाइन मिल जाए, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको लोगों को नजर आएगा, ये देखें, ठीक है, ये ये जो लाइन और ये ग्रूव है, ये साइन है हमारे पास पपेलिरी कार्सिनोमा का। और इसी तरीके से यहाँ पे पपेलिरी कार्सिनोमा में हमारे पास समोमा बॉडीज भी होते हैं। समोमा बॉडीज बेसिकली ये कंसंट्रेशन लेयर, सॉरी कंसेंट्रिक लेयर्स है कैल्सिफिकेशन की। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये समोमा बॉडी है, और जब आप ये लेयर्स देखेंगे, ये वाले लेयर्स, ये बेसिकली कैल्सिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ये कैल्सिफिकेशन हुआ है हमारे पास। जब भी ये कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ कैल्सिफिकेशन आप देखेंगे ना समोमा बॉडीज में, तो ये हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा है। तो जो समोमा बॉडीज होता है ना, ये आपके पास और भी हमारे पास डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास समोमा बॉडीज होती है। जैसा कि हमारे पास ये पपेलियर कार्सिनोमा में हमारे पास समोमा बॉडी है, सीरियस सिस्ट एडिनोमा है, अडीनो कार्सिनोमा है, मेनिंजियोमा है, ओवेरियन ट्यूमर्स है, मीजोथीलियोमा है। इन सब में आपके पास समोमा बॉडीज मिलेंगे, लेकिन साइन एंड सिम्टम और ये सारी चीजें हर एक के डिजीज के साथ अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को ये ऑरिफन एनआई आईज देंगे, क्योंकि ये कार्सिनोमा है ना थायराइड ग्लैंड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास न्यूप्लीजिया है, तो ये थायराइड से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। और समोमा बॉडीज दिया हुआ है, तो ये पपेलियरी कार्सिनोमा है। ऑरिफन एनआई, ये ज्यादातर आप लोगों ने याद रखना है। समोमा बॉडी, ऑरिफन एनआई, आई न्यूक्लियाई एंड ग्रू, सॉरी न्यूक्लियर ग्रूव। सही है, ये बहुत हाई यील्ड पॉइंट्स है ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आरिफन एन आई आई, न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर ग्रूव जो है ना, ये समोमा बॉडीज, ये अहम पॉइंट्स हैं। ये पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना, लेकिन ये आपके पास सर्वाइकल जो वो होते हैं ना, उसमें ये स्प्रेड होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका जो सर्वाइलेंस, सॉरी, जब आप इसके सर्वाइवल आप देखेंगे, तो जो इसकी प्रोग्नोसिस है वो गुड है। सही है, गुड प्रोग्नोसिस है इसका। तो तकरीबन 10 ईयर सर्वाइवल है इसका। तो अगरचे ये सर्वाइकल नोड्स और इनमें स्प्रेड होते हैं ना, अपन स्प्रेड इनटू द सर्वाइकल नोड, लेकिन जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत जबरदस्त है, एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस है, ग्रेटर देन 95% इसका जो है ना वो प्रोग्नोसिस है। हाँ, फलिकुलर कार्सिनोमा, इसके बारे में मैं अभी जो पहले मैंने बताया ना, फलिकुलर एडिनोमा और फलिकुलर कार्सिनोमा, इसके बारे में तकरीबन वहां पे ऊपर हमने पढ़ा जो फॉलिकुलर एडिनोमा है, ये बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ द फॉलिकुलर फॉलिकल्स है। लेकिन जो फॉलिकुल, क्योंकि ये कार्सिनोमा है, वो एडिनोमा है। जब भी ओमा आ जाए इसका मतलब होता है बिनाइन। कार्सिनोमा जब आ जाए ये, तो इसका मतलब होता है कि ये मेलेग्नेंट है। सही है, कार्सिनोमा का मतलब ये होता है कि मेलेग्नेंट हो सकती है, हेमाटोलॉजिकली ब्लड स्प्रेड इसकी हो सकती है, थ्रू ब्लड जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ये आप स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेलेग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द फॉलिकल्स, सही है। लेकिन यहाँ पे जो सराउंडिंग कैप्सूल है, सही है, लेकिन इसमें इन्वेजन्स होगी, जबकि एडिनोमा में इन्वेजन्स नहीं होगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये देखें, ये माइक्रोस्कोपिकली फोटो है, ठीक है ना, ये कैप्सूल है, ठीक है ना, ये कैप्सूल है जिस तरह ऊपर। अगर इसी तरीके से आपको मिल जाए तो ये एडिनोमा है। लेकिन जब अगर ये इन्वेजन्स आपको मिल जाए, ये देखिए ये इन्वेजन्स हो गई है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा। अब दोनों में जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं ना, फाइन नीडल एस्पायरेशंस भी हम करवाते बायोप्सी, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता है कि इसमें ये अब एडिनोमा है कि कार्सिनोमा है फॉलिकुलर। तो ये सिर्फ हम माइक्रोस्कोपिकली जब हम इसको स्टडी करते हैं तब हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिकली आप लोगों को अगर आप ये देखें, ये इन्वेजन्स हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा है, ठीक हो गया है। और अगर ये इन्वेजन्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फॉलिकुलर एडिनोमा है आपके पास। फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो है ना, जिस तरह मोस्ट कॉमन हमने पढ़ा कि पेपिलरी कार्सिनोमा है, सेकंड मोस्ट कॉमन की अगर बात करें तो वो है हमारे पास फॉलिकुलर कार्सिनोमा। सही, जो पेपिलरी कार्सिनोमा है मोस्ट कॉमन है, लेकिन वो यंग एज में है, 20 ईयर्स, बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोग नोट कर सकते हैं, वो 20 ईयर्स यंग है। जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है ये मोस्ट सेकंड कॉमन मेलिग्नेंसी है, और ये आपके पास जो मिडिल एज होता है उसमें मोस्ट कॉमन है।
सही है, मिडल एज, वो यंगर एज, ये मिडल एज। ठीक हो गया, अहम पॉइंट। इसके अलावा जो है ना इसमें रास जो जीन्स है उसकी म्यूटेशंस होती है। ठीक है, तो देखें इसमें खैर स्लाइड में नहीं है लेकिन बुक में है, आप लोग देखेंगे तो वहां पे मौजूद है हमारे पास। सही है, तो रास जीन जो है ना वो उसकी म्यूटेशन होती है। सही है, और जनरली अकर हेमेटोजीनियसली, ये हमारे पास हेमेटोजीनियसली जो है ना मेटास्टेसाइज होते हैं हमारे पास। तकरीबन जब हम जनरल पैथोलॉजी करेंगे ना तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास ऐसे 4 मेलिग्नेंसी है कि वो हेमेटोजीनियसली स्प्रेड होते हैं। एक ये पालिकुलर कार्सिनोमा इसमें, ठीक है ना, और एक है रीनल सेल कार्सिनोमा, वो भी हेमेटोजीनियसली जो है ना वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है ना, पालिकुलर हो गया, रीनल हो गया है, और कौन सा है, हाँ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो लिवर है, 3 हो गए। और इसके साथ कोडियो कार्सिनोमा, ये चार चार ऐसे कार्सिनोमाज है कि आपके पास ये हेमेटोजीनियसली जो है ना मेटास्टेसाइज होते हैं। सही है, वैसे बाकी हम जनरल पैथोलॉजी में वहां पे मैं बताऊंगा। बात जहन में बैठ गई है आप लोगों को? सही है, तो इसमें हम फाइन नेडल एस्पायरेशन बायोप्सी करते हैं लेकिन ये हमें नहीं बताता है कि ये कार्सिनोमा है, सॉरी फॉलिकुलर कार्सिनोमा है या एडिनोमा। माइक्रोस्कोपी के लिए हम जब हम इसको देखेंगे अगर इन्वेजन हुई है तो तब। वैसे हम सब में फाइन नेडल एस्पायरेशन बायोप्सी करते हैं, सही है, ये जहन में रखें। लेकिन यहाँ पे हमें ये इस जो डिस्टिंग्विश हम करवाते हैं बिटवीन एडिनोमा, फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा, तो वो है माइक्रोस्कोपिकल। सही है, इन विजन्स को याद रखना है। क्लियर हो गया है? थर्ड जो है ना वो है हमारे पास मेडुलरी कार्सिनोमा। सही है, और ये थर्ड मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा है? पेपिलरी। सेकंड मोस्ट कॉमन फॉलिकुलर। थर्ड मोस्ट कॉमन मेडुलरी कार्सिनोमा। ये भी मिलेग्नेंट, क्योंकि कार्सिनोमा है ना तो ये मिलेग्नेंट है, नॉट बिनाइन। सही है, तो ये मिलेग्नेंट प्रोलिफरेशन है किस चीज का? पैराफॉलिकुलर जो सी सेल्स होते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी में हमने ये वाला डायग्राम किया था, हमने कहा था थायराइड पॉलिकल्स या पॉलिकल सेल से ये रिलीज होते हैं, फिर ये पैराफॉलिकुलर सेल से इससे कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था ना। तो वही चीज है, मिलेग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ पैराफॉलिकुलर सी सेल। ये देखिए, पैराफॉलिकुलर इस सेल की जो है ना मेलेग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है ना, और हाई लेवल जो किल्सिटोनिन है वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि किल्सिटोनिन हमारे पास क्या काम कर देता है? कैल्सिटोनिन जो है ना वो हमारे पास जो कैल्शियम, सीरम के जो कैल्शियम है ना उसको लो करना, इसका काम यही है कैल्सिटोनिन का। सही है, तो जब आपके पास बहुत ज्यादा कैल्शियम आएंगे, सॉरी कैल्सिटोनिन आएंगे, तो वो कैल्शियम को निकालेंगे। तो जब वो कैल्शियम को निकालेंगे तो आपके पास साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। सही है, जैसा कि हाइपोकैल्सीमिया होगा। और हाइपोकैल्सीमिया जब होती है तो हमारे पास, जैसा कि हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा और आगे भी हम करेंगे, सही है, जब हाइपोकैल्सीमिया जिस तरह वो शिवास्ट साइन और ट्रोजियो साइंस ये आपके पास आ सकते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही चीज है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना मेंटू ए है, फीमेलियल केसेस में हमारे पास मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लीजिया है हमारे पास। सही है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लीजिया में हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसको हम मेंटू बोलते हैं, इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा है जो कि आगे आ रहे हैं, हम वहां पे करेंगे। पैराथायराइड एडिनोमा है। सही है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास गेंग्लियोन्यूरोमाज हैं हमारे पास जो ओरल म्यूकोजा में है। सही है, ये सारी चीजें हमारे पास 2B में भी आते हैं हमारे पास, 2A और 2B है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी यहाँ पे लिखी हुई है, एसोसिएटेड विद म्यूटेशन ऑफ RET अनकोजी। सही है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात की। तो ये हमारे पास सारे वो थे। और लास्ट वाला जो कार्सिनोमा है वो हमारे पास ये है। देखिए ये हमारे पास क्या है? मेडुलरी कार्सिनोमा, अगर आप देखें ये वाला, ठीक है ना, ये मेलेग्नेंट ट्यूमर सेल्स हैं हमारे पास, मेलेग्नेंट ट्यूमर सेल्स हैं हमारे पास। सही है, और जब आप ये देखेंगे ये वाले सेल्स, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना, ये जो पिंक मटेरियल है, ये जो पिंक पिंक नजर आ रहा है, बेसिकली ये हमारे पास एमालाइड है, वहां पे डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, लास्ट वाला जो है ना वो है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ये सबसे एग्रेसिव जिसको कहते हैं, और अभी हमने पीछे जो हमने बात की रेडियल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस के,
तो उसमें और इसमें यही फर्क था। मैंने कहा था कि वो यंग एज में होगा और ये ओल्ड एज में। साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंटेशन सेम आएंगे, लेकिन आप हिस्ट्री से आपको एज से पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ओल्ड एज दिया होगा तो फिर एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है। और ये सबसे एग्रेसिव एल्डरली एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स ये आपके पास होंगे। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है, मतलब लेस देन 1% जो है ना इसका जो है ना वो इंसिडेंट है, यानी हाई मोर्टेलिटी रेट है इसका। सही है, तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मेलिग्नेंसी है, मोर्टेलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई है। इसके साथ साथ लोकल स्ट्रक्चर जो है ना इसके साथ वो ये इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन लोगों ने डिस्पीजिया की बात की और रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की है। तो जब आप देखेंगे यानी इसमें ट्रीकिया इन्वॉल्व हो जाती हैं, सही है। तो इसी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्ट्राइडर और कफिंग ये आपके पास आ सकते हैं, सही है। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी इन्वॉल्व होती है, इसी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ सकती है आपके पास, ठीक है ना। एसाफिगस में ये डिस्फीजिया होगा, सही है। एसाफिगस में डिस्फीजिया है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, सही है। तो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा और फाइब्रल जो पीछे हमने पढ़ा क्या नाम है उसका, रेडियल फाइब्रोजिंग थायराइडाइटिस, दोनों तकरीबन सेम है, सही है, सिर्फ एज का फर्क है। लेकिन ये मेलिग्नेंसी है, कार्सिनोमा है, और वो जो है ना वो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना। लेकिन साइन एंड सिम्टम के बेस पे मैं कह रहा हूँ, सही है, तो वो आपको तकरीबन सेम मिलेंगे। लेकिन अगर ओल्ड एज दिया है तो फिर ये है, और अगर यंग एज दिया है तो फिर वो, ठीक है।